हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में दिल्ली पुलिस स्पेशल नई सीरीज हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस लिए गए स्पेशल क्वेश्चंस है और पिछले 30 सालों में जो क्वेश्चंस पूछे गए उन सभी का निचोड़ हम आपके लिए लेकर आए। अति संभावित क्वेश्चंस का हमारा प्रैक्टिस सेट ये फर्स्ट रहेगा। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, काफी अच्छे क्वेश्चंस लिए हैं और विद डिटेल हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा पॉइंट के साथ में पूरी डिटेल यहाँ पर डाली है। देखिए, काफी अच्छा खासा कलेक्शन है। सो इस वीडियो को आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पूरा लास्ट तक जरूर से देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो कर लीजिएगा। दिल्ली पुलिस के लिए स्पेशल जीके जीएस की सीरीज है हमारी। अति संभावित प्रश्न का फर्स्ट हमारा ये लेक्चर है। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल भी आपको मिल जाएगी। वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर से देखिएगा। आइए कंटिन्यू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पांड्यों की राजधानी कौन सी थी? तो सही जवाब इस क्वेश्चन का रहेगा मदुरै, यानी कि ऑप्शन नंबर बी के साथ में हमारा करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा। निम्नलिखित में से पांड्यों की जो राजधानी थी ये थी मदुरै। मदुरै आपका यहां से ऑप्शन नंबर बी के साथ में करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए डिटेल कवर करते हैं। तो देखिए, पांड्य वंश की जो राजधानी थी ये थी मदुरै और यह तमिल साम्राज्य था जो भारत के सुदूर दक्षिण में स्थित था। पांड्य वंश ने 560 से 1300 ईस्वी तक भारत पर शासन किया था और उनका राज्य मृदुर रामनाद जो कि वर्तमान में मदुरै है और त्रिनेवली जिलों में फैला हुआ था। 14वीं शताब्दी के मध्य तक पांडियन राजवंश की राजधानी मदुरै हुआ करती थी। तो ये डिटेल काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो की पीडीएफ आप जरूर से डाउनलोड कर लीजिएगा, हमारे टेलीग्राम पर और एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित देखिए मोहिनी अट्टम भारत के रिक्त स्थान से संबंधित है जिसका नाम पौराणिक दिव्य मोहिनी से लिया गया है। सही जवाब क्या रहेगा इसका? जल्दी से कमेंट करिएगा। मोहिनी अट्टम भारत के देश से संबंधित है, तो ये भारत के किस राज्य से संबंधित है? क्लियर है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, केरल, यानी कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन के साथ में करेक्ट आंसर चला जाएगा। मोहिनी अट्टम भारत के केरल से संबंधित है जिसका नाम पौराणिक दिव्य मोहिनी से लिया गया है। आइए डिटेल कवर करते हैं। मोहिनी अट्टम भारत के केरल राज्य से संबंध रखता है। ये नृत्य है बेसिकली एक, और ये केरल के दो लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। मोहिनी अट्टम का शाब्दिक अर्थ है हिंदू पौराणिक कथाओं की दिव्य जादूगरनी मोहिनी का नृत्य यह है। और पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन और भस्मासुर के वध के प्रसंग में असुरों को लुभाने के लिए मोहिनी का रूप धारण किया था। बेसिकली उसी से ये मोहिनी अट्टम जो नृत्य है ये निकल कर आ रहा है। तो केरल राज्य आपका यहाँ से सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी कि IUCN के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक दुर्लभ प्रजाति है? सही जवाब हो जाएगा एशियाई भैंस, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा, यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अगर आपसे पूछे जाए कि IUCN का फुल फॉर्म क्या है तो याद रखिएगा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN का फुल फॉर्म है। और IUCN के अनुसार एक दुर्लभ जो प्रजाति है यह है एशियाई भैंस, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। डिटेल बात करें तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी कि IUCN के अनुसार जंगली एशियाई भैंस एक दुर्लभ प्रजाति है। IUCN क्या है? तो ये एक सदस्यता संघ है जो सरकार और नागरिक समाज दोनों संगठनों से बना हुआ है और 1948 में इसको बनाया गया था। IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची केवल ज्ञात जैव विविधता के एक छोटे और पक्षपाती उपसमूह के लिए विलुप्त होने के जोखिम का आकलन प्रदान करती है। तो ये रेड डेटा बुक जो होती है ये IUCN के द्वारा ही रिलीज की जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जबलपुर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? सही जवाब आपका हो जाएगा यहाँ से नर्मदा नदी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबलपुर जो कि मध्य प्रदेश में आता है ये नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। डिटेल कवर करें तो जबलपुर मध्य प्रदेश का एक शहर है और यह नर्मदा नदी के उत्तरी तट पर बसा हुआ है। नर्मदा नदी के तट पर स्थित होने के कारण जबलपुर एक उभरता हुआ पर्यटन स्थल भी है। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है, आप सभी को पता होना चाहिए, और यह नदी अरब सागर में जाकर मिलती है। नर्मदा नदी की अन्य सहायक नदियों भी आपको याद रखना है, जैसे कि तवा सबसे महत्वपूर्ण नदी है नर्मदा की सहायक में। इसके अलावा शेर, सक्कर, लोहार, हिरन, बरना और चोरल ये नर्मदा की प्रमुख सहायक नदियां हैं। वैसे तो नर्मदा की 41 के लगभग सहायक नदियां मानी जाती हैं, पूर्व और पश्चिम दोनों तरफ से मिलाकर, उत्तर दक्षिण से मिलाकर। तो याद रखिएगा इनमें ये फेमस है जो कि ज़्यादातर आपकी एग्जाम में बनती रहती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गैर पारंपरिक आजीविका NTL में लड़कियों के कौशल किस प्रमुख योजना में शामिल किया गया है? तो लड़कियों के कौशल को किस प्रमुख योजना में शामिल किया गया है? सही जवाब रहेगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ से हमारा सही जवाब हो जाएगा। गैर पारंपरिक आजीविका में लड़कियों के कौशल को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में शामिल किया गया है। डिटेल कवर करें तो केंद्र सरकार ने गैर पारंपरिक आजीविका NTL में लड़कियों के कौशल विकास को शामिल करके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के दायरे को बढ़ा दिया है। और इस योजना के तहत अब तक माध्यमिक शिक्षा विशेष रूप से STEM यानी कि विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग और गणित, इसमें विषयों में लड़कियों के नामांकन को बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित इसके तहत किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइज हमारा, उससे पहले मैं थोड़ी सी डिटेल आपको बता दूं। आप सभी की काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट रहती है कि आप PDF दीजिएगा, तो PDF आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। टेलीग्राम को जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल है, तो वहाँ पर हमने इसके पहले की भी PDF डाल रखी है, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर PDF मिल जाएगी और एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लीजिएगा, दोनों जगह पर आपको मिल जाएगी। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, डेली बेसिस पर यहाँ पर वीडियोज़ आपको मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, कथक भारत के किस भाग का प्रमुख नृत्य है? सही जवाब हो जाएगा हमारा उत्तर भारत, यानी कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन के साथ में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। कथक जो है ये भारत के उत्तर भारत का प्रमुख एक नृत्य है। डिटेल कवर करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। कथक उत्तर भारत का प्रमुख नृत्य है और यह एक शास्त्रीय नृत्य शैली है जो उत्तर प्रदेश में उत्पन्न हुई थी। कथक जो शब्द है ये कथा से आया है और इसका अर्थ कहानी होता है। और ये जो नृत्य है अपने सुंदर आंदोलनों, जटिल फुटवर्क, अभिव्यंजक इशारों और लयबद्ध पैटर्न के लिए स्पेशली जाना जाता है। तो गाइज हम आपके लिए बड़ी मेहनत से ये डिटेल जो है एक्स्ट्रा पॉइंट है ये निकाल कर टाइप कर लेकर आए हैं, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चन है ये डिटेल पता चल पाए। अगर एक क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं तो उसके बाद में उससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट बन सकते हैं सारे हम आपको कवर करवाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पता चल पाए और एक क्वेश्चंस के साथ में आपको बाकी क्वेश्चंस भी पता चलते रहें। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको थोड़ा बहुत भी वैल्यू इससे मिल रही है सीरीज से, तो आप ज़रूर से हमारा सपोर्ट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता के बारे में उपबंधों का उल्लेख किया गया है? सही जवाब रहेगा 10वीं अनुसूची में, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता के बारे में उपबंधों का उल्लेख किया गया है। देखिए, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता के बारे में प्रावधान किया गया है और इस अनुसूची को दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। और आई थिंक आप सभी ने दल बदल विरोधी कानून पढ़ रखा होगा। इस कानून में दल बदल को निष्ठा या कर्तव्य का सचेत परित्याग के रूप में परिभाषित किया गया है, दल बदल को। और ये जो कानून है 30 जनवरी 1985 को लोकसभा के द्वारा पारित किया गया था। इसे 1985 में 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में शामिल किया गया था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रशांत महासागर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही जवाब इस क्वेश्चन का यहाँ से हमारा हो जाएगा, प्रशांत जो महासागर है ये सबसे बड़ा महासागर है, बिल्कुल सही है। हमसे पूछा है कौन सा सही नहीं है? पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मारियाना ग्रत प्रशांत महासागर में स्थित है, बिल्कुल सही है। और प्रशांत महासागर का आकार पूर्णतः अंडाकार है, गलत है, अंडाकार नहीं है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर और दक्षिण अमेरिका इससे घिरे हुए हैं, ये भी सही है। तो यहाँ से आपका जो रॉन्ग पॉइंट है, गलत है, यहाँ से आपका सही नहीं है, ये है ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर है? प्रशांत महासागर जो है इसका आकार पूर्णतः अंडाकार नहीं है, इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। तो आइए डिटेल कवर करते हैं। देखिए, प्रशांत महासागर जो है पृथ्वी का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। इसकी आकृति जो है यह त्रिभुजाकार है। यहाँ उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी महासागर तक फैला हुआ है। यहाँ ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अमेरिका और ओशनिया के बीच में फैला हुआ है। इसका शीर्ष बोरिंग जल डमरू मध्य पर है और इसकी सतह पर कई बड़ी बड़ी लंबी खाइयों से भरी पड़ी हैं। इस महासागर में जमीन का भाग कम और जलीय क्षेत्र सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये प्रशांत महासागर है, त्रिभुजाकार आकृति है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अप्रैल 2022 में
पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? सही जवाब हो जाएगा हमारा शहबाज शरीफ को, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। डिटेल कवर करते हैं। देखिए 11 अप्रैल 2022 को शहबाज शरीफ को पाकिस्तान के 23वां जो प्रधानमंत्री है इसके रूप में इनको नियुक्त किया गया था, चुना गया था, और उन्होंने पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में 174 वोटों के बहुमत से जीत हासिल की थी। शहबाज शरीफ इमरान खान के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने थे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में शहबाज जो शरीफ है इनका कार्यकाल खत्म होने के बाद अनवर अल हक है ना, अनवर उल हक का काकर इनका नाम है, और इनको नया कार्यवाहक प्रधानमंत्री यहाँ का चुना गया है। तो ये पॉइंट आप विशेष करके याद रखिएगा। अगर आपसे अभी रिसेंटली एग्जाम में क्वेश्चन बने कि बताइए पाकिस्तान के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, तो आपका सही जवाब जाएगा अनवर उल हक काकर के फेवर में, क्योंकि अभी कार्यवाहक प्रधानमंत्री यही है। शहबाज शरीफ का जो कार्यकाल है ये खत्म हो चुका है, तो उसके बाद में इनको अब कार्यवाहक प्रधानमंत्री चुना गया है पाकिस्तान का। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के योजना आयोग को डैश में नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। सही जवाब यहाँ से हो जाएगा 2015 में, ऑप्शन नंबर डी के साथ में करेक्ट आंसर यहाँ से चला जाएगा। डिटेल कवर करें तो नीति आयोग भारत सरकार का स्थायी स्थापित एक संस्था है, भारत सरकार द्वारा स्थापित एक संस्थान है, और इसका जो पूरा नाम है यह है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। याद रखिएगा, नीति आयोग का गठन हुआ 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के तहत इसका जो गठन है ये किया गया था। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को USSR की तर्ज पर देश में 5 योजना बनाने के लिए एक सलाहकार संस्था के रूप में की गई थी। तो याद रखिएगा, योजना आयोग की स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को, और उसको समाप्त करके नीति आयोग को लाया गया 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को नवगठित नीति आयोग के साथ योजना आयोग को बदलने के लिए एक मंत्रिमंडल प्रस्ताव पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? सही जवाब यहाँ से हो जाएगा आपका क्लियर है, सही जवाब हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी के साथ में हमारा करेक्ट आंसर चला जाएगा। इनमें से एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर नहीं है यह है ऑपरेटिंग सिस्टम, आपको पता होना चाहिए। डिटेल कवर करते हैं। देखिए ऑपरेटिंग जो सिस्टम है ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर है जिसे कंप्यूटर के संचालन से संबंधित अन्य कार्य के अलावा एक विशिष्ट कार्य को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसे आमतौर पर अंतिम उपयोगकर्ताओं द्वारा भी उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है गाइज हमारा, भारत में ताड़, नारियल, केवड़ा और एंगार ये निम्नलिखित में से किन वन में सामान्यतः पाए जाने वाले वृक्ष हैं? तो सही जवाब रहेगा आपका मैंग्रोव वन में, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। भारत में ताड़, नारियल, केवड़ा और एंगार ये जो हैं ये किस वन में सामान्यतः पाए जाते हैं? तो ये मैंग्रोव वन में सामान्यतः ये वृक्ष देखने को मिलते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए भारत में ताड़, नारियल, केवड़ा और एंगार आमतौर पर मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन जो है ये ज्वार से प्रभावित तटों के क्षेत्र में पाए जाते हैं और इन तटों पर मिट्टी और गाद जमा हो जाती हैं। घने मैंग्रोव सामान्य किस्में हैं जिसमें पौधों की जड़ें पानी के नीचे डूबी रहती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, चिकनगुनिया। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, चिकनगुनिया डैश मच्छर के कारण होने वाला एक संक्रमण है। तो सही जवाब यहाँ से हो जाएगा एडिज, यानी कि यहाँ से भी हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। चिकनगुनिया या चिकनगुनिया इसको बोला जाता है। ये एडिज मच्छर के कारण होने वाला एक संक्रामक रोग है। चिकनगुनिया एक वायरल संक्रमक है जो एडिज मच्छर के काटने से फैलता है। यह बीमारी आमतौर पर मानसून के मौसम के दौरान होती है। चिकनगुनिया के मच्छर दिन के समय और स्वच्छ पानी में पनपते हैं। चिकनगुनिया के मच्छर दिन के समय स्वच्छ पानी में पनपने के साथ ही यह बीमारी फैलने के कुछ और कारणों के साथ भी जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा, निम्नलिखित में से ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा कॉस्मॉस, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ब्रह्मांड के लिए जो दूसरा शब्द यूज किया जाता है ये किया जाता है कॉस्मॉस, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द कॉस्मॉस है। ब्रह्मांड शब्द का जो मतलब है यह अंतरिक्ष में मौजूद सभी पदार्थ और ऊर्जा है। यहाँ शब्द अंतरिक्ष में मौजूद सभी खगोलीय जो पिंड होते हैं उनको और ऊर्जा के रूपों को संदर्भित करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद को खत्म करने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला था? सही जवाब इस क्वेश्चन का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नेल्सन मंडेला को।
फर्स्ट ऑप्शन के साथ में करेक्ट आंसर चला जाएगा। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद को खत्म करने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार मिला नेल्सन मंडेला को। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद को खत्म करने के लिए 1993 में नेल्सन मंडेला और फेडरिक विलेम डी क्लार्क को नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। ये मिला था 1993 में। मंडेला और डी क्लार्क को यह पुरस्कार रंगभेद शासन की शांतिपूर्ण समाप्ति और एक नए लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका की नींव रखने के लिए दिया गया था। मंडेला जो है, नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे और 1994 से 1999 तक के राष्ट्रपति यहाँ के रहे थे। मंडेला को 40 वर्षों में 260 से ज़्यादा पुरस्कार भी मिले थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा दर्रा कुल्लू घाटी को भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है? सही जवाब हो जाएगा रोहतांग दर्रा, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना है क्वेश्चन को। यहाँ पर पूछा है कि कौन सा दर्रा कुल्लू घाटी और भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है, तो ये रोहतांग दर्रा आपका करेक्ट आंसर रहेगा। रोहतांग दर्रा कुल्लू घाटी को हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है। ये दर्रा मनाली के से लगभग 51 किलोमीटर दूर हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी के पूर्वी छोर पर देखने को मिलता है और यहाँ 3979 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह दर्रा मनाली और लेह को सड़क मार्ग से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शिखर झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर है? सही जवाब हो जाएगा पारसनाथ पहाड़ी या पारसनाथ का शिखर। यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। झारखंड की सबसे ऊंची जो चोटी है ये पारसनाथ है और इसकी जो ऊंचाई है 1365 मीटर। यह झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है और पारसनाथ पहाड़ी जो है जैन धर्म के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल माना जाता है। इसे सम्मेद शिखर भी कहा जाता है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकरों में से 20 ने पारसनाथ पर मोक्ष प्राप्त किया था, तो इसीलिए स्पेशली ये भी जानी जाती है पारसनाथ जो तीर्थ स्थल है, जैन तीर्थ स्थल। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सितंबर 2022 में भारत के अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? सही जवाब यहाँ से हो जाएगा आर वेंकटरमनी, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। सितंबर 2022 में भारत के अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी के रूप में आर वेंकटरमनी को नियुक्त किया गया था। डिटेल कवर करें तो सितंबर 2022 में वरिष्ठ अधिवक्ता आर वेंकटरमनी को भारत का नया अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया था। भारत के राष्ट्रपति ने 28 सितंबर 2022 को उन्हें 3 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया था, यानी कि 28 सितंबर 2022 को नियुक्त किया था 3 साल की अवधि के लिए और वेंकटरमनी ने 1 अक्टूबर 2022 को अपना पद ग्रहण किया था। तो 1 अक्टूबर 2022 से 3 साल के लिए अवधि के लिए इनको नियुक्त किया गया था। भारत के 16वें नंबर के अटॉर्नी जनरल ये हैं आर वेंकटरमनी, याद रखिएगा, जो कि अभी वर्तमान में भी भारत के अटॉर्नी जनरल या महान्यायाधिवक्ता हैं। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। महान्यायवादी है। अगला क्वेश्चन है, रमन अपने वाहन में पश्च दृश्य दर्पण का प्रयोग करना चाहता है, इसके लिए किस प्रकार का दर्पण चुनना चाहिए? देखिए जीके और जीएस दोनों के मिक्सअप क्वेश्चंस अपन कवर कर रहे हैं, जीके जीएस के। आप सभी को बताइए आपके एग्जाम में भी इसी तरह से क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर है। तो आपका जो सही जवाब रहेगा क्या रहेगा, जल्दी से क्लिक करिएगा कि रमन अपने वाहन में पश्च दृश्य दर्पण का प्रयोग करना चाहता है, इसके लिए किस प्रकार का दर्पण चुनना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा उत्तल दर्पण, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। डिटेल कवर करें तो देखिए यहाँ पर वाहन में पश्च दृश्य दर्पण के लिए उत्तल जो दर्पण होता है इसका यूज किया जाता है। पीछे का दृश्य देखने के लिए वाहन में उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है और उत्तल दर्पण जो है इसका उपयोग इसलिए भी किया जाता है क्योंकि यह छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। यह बड़े प्रतिबिंबों को छोटा दिखाता है और यह वस्तु की दूरी की परवाह किए बिना आभासी सीधा और छोटी छवियों को बनाता है। इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है जिससे ड्राइवर अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देख सकता है। इसीलिए वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस झील को श्रीनगर के आभूषण के नाम से भी जाना जाता है? सही जवाब यहाँ से हो जाएगा डल झील, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर है। डल झील को श्रीनगर के आभूषण के नाम से भी जाना जाता है। डल झील जम्मू कश्मीर के
ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में स्थित है और यह कश्मीर की दूसरी सबसे बड़ी झील मानी जाती है। ये जो झील है 18 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। 3 तरफ से पहाड़ियों से ये झील घिरी हुई है। इसे फूलों की झील, कश्मीर के मुकुट में गहना या फिर श्रीनगर का गहना, इन सभी नामों से जाना जाता है। तो इन तीनों में से जो भी आपको मिले आपको याद रखना है, डल झील को ही बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी की थी? सही जवाब यहाँ से हो जाएगा हमारा भारत, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। डिटेल कवर करते हैं। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी भारत ने की थी और ये जो टूर्नामेंट है 11 अक्टूबर से 30 अक्टूबर 2022 तक चला था और ये टूर्नामेंट 17 साल से कम उम्र की महिलाओं के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट था। अगला क्वेश्चन है हमारा गाइस, आगा खां पैलेस महाराष्ट्र के डेस शहर में स्थित है? सही जवाब हो जाएगा पुणे में, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन के साथ में करेक्ट आंसर रहेगा। आगा खां पैलेस महाराष्ट्र के पुणे शहर में स्थित है। डिटेल कवर करते हैं। तो आगा खां पैलेस महाराष्ट्र के पुणे शहर में स्थित है और यह ऐतिहासिक भवन पुणे के येरवाड़ा में देखने को मिलता है। इसे 1892 में सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खां तृतीय ने बनवाया था। यह महल निजारी इस्माइली मुसलमानों के आध्यात्मिक नेता द्वारा दान का एक कार्य था और उन्होंने यह महल अकाल में बुरी तरह से प्रभावित पुणे के पड़ोसी क्षेत्रों में गरीबों की मदद करने के लिए बनवाया था। इसका नाम है आगा खां पैलेस, जो कि महाराष्ट्र के पुणे शहर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, श्री मणि प्रसाद का संबंध किस प्रकार के संगीत शैली से है? सही जवाब इस क्वेश्चन का हो जाएगा यहाँ से हमारा हिंदुस्तानी गायन संगीत, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन के साथ में यहाँ से करेक्ट आंसर चला जाएगा। मणि प्रसाद का संबंध है हिंदुस्तानी गायन संगीत शैली से, क्लियर है। और वहाँ एक प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक थे। वह महान संगीतकार उस्ताद बड़े गुलाम अली खान के शिष्य थे और वहाँ हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की पटियाला घराना शैली में अपनी विशेषज्ञता के लिए स्पेशली जाने जाते थे। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में दहेज प्रतिषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? सही जवाब हो जाएगा 1961 में, 1961 में भारत में दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में पारित किया गया था। हमारा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिटेल कवर करें तो भारत में दहेज प्रतिषेध अधिनियम मई 1961 में पारित किया गया था और ये जो अधिनियम है 1 जुलाई 1961 को लागू हुआ था। यह अधिनियम दहेज लेने या दहेज देने पर रोक लगाने के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गाइस, भारत की पहली महिला मुस्लिम शासक कौन थी? सही जवाब हो जाएगा रजिया सुल्तान, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। भारत की पहली महिला मुस्लिम शासक कौन थी? तो रजिया सुल्तान आपका सभी का सही जवाब हो जाएगा। डिटेल कवर करते हैं। भारत की पहली महिला मुस्लिम शासक रजिया सुल्तान थी और 1236 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर यह बैठी थी। वह उपमहाद्वीप की पहली महिला मुस्लिम शासक और दिल्ली की एकमात्र महिला मुस्लिम शासक बनी। रजिया का जन्म 1205 में बदायूं में हुआ था और वहाँ दिल्ली के सुल्तान मामलुक सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश की बेटी थी और उनकी मृत्यु 15 अक्टूबर 1240 को कैथल दिल्ली सल्तनत में हुई थी। तो ये पूरी रजिया सुल्तान के डिटेल है। अगर एक सिंगल क्वेश्चन भी बनेगा तो यहाँ से आपका बाहर नहीं जाएगा। क्लियर है गाइज? देखिए यहाँ पर हमने टॉप 25 क्वेश्चंस आपको पूरी डिटेल के साथ में कवर करवाए हैं। डिटेल बताने में बिल्कुल भी हमने कमी नहीं रखी है। आपको जो जो पॉइंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे पूरे के पूरे हमने बताने की कोशिश की है। अगर आगे भी आपके आने वाले दिनों में एग्जाम है, जैसा कि नवंबर से स्टार्ट हो रहा है आपका एग्जाम, तो उससे पहले हम जितने भी क्वेश्चंस आपको करवाएंगे इसी तरह के करवाएंगे। अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं तो भी हमें आप कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं कि इस तरह की सीरीज से आप एग्री करते हैं नहीं करते हैं, और कोई भी वीडियोस चाहते हैं किसी स्पेशल टॉपिक पे तो वो भी आप हमें कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं। क्लियर है? क्वेश्चन ऑफ द डे हम आपके लिए स्पेशली लेकर आए हैं। क्वेश्चन है आपका, भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती को सुशासन दिवस 25 दिसंबर 2022 के रूप में मनाया गया है? तो आपको ऑप्शंस 4 दिए गए हैं और आई थिंक आप सभी को इसका राइट आंसर पता है क्योंकि काफ़ी इजी क्वेश्चन हमने आपसे पूछा है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इसका राइट आंसर आप हमें कमेंट में कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट जो हमारा इसका पार्ट रहेगा उसमें इसका राइट आंसर आपको बता दिया जाएगा। क्लियर है? तो जल्दी से जाइए कमेंट में कमेंट करके बताइएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें गाइस, ताकि हम आपके लिए इसी तरह के क्वेश्चंस लगातार आपको सभी सब्जेक्ट की कवर करवा पाएँ। क्लियर है?
इसके अलावा इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में। साथ ही इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिए आपको क्या करना है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर भी पीडीएफ आपको दोनों जगह पर मिल जाएगी। क्लियर है गाइस? तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।